ठीक है, स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। ठीक। बाकी लोगों को ठीक है। देखिए, आपका चैप्टर है केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये आपका सेकंड चैप्टर है। देखो, टॉपिक्स जो आपको सिलेबस में दिया गया है और जो आपको पढ़ना है, कि क्वेश्चन क्वेश्चन जो आपको पूछता है वो काफ़ी अलग है, क्योंकि सिलेबस में काफ़ी कम लिखा हुआ है और पूछता है कुछ अलग, कुछ ज़्यादा ही पूछता है इस चैप्टर से। ठीक। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमने पहले भी पढ़ा होगा 11th-12th में, और इसी चीज़ का थोड़ा इलेबोरेट फॉर्म हम यहाँ पे इस चैप्टर में देखेंगे। ठीक। अब जिसे कंसिडर कीजिए कोई एक क्लोज्ड कंटेनर है या क्लोज्ड बॉक्स है। ठीक है, क्लोज्ड बॉक्स, और इस क्लोज्ड बॉक्स में हम कोई रिएक्शन करा रहे हैं, जैसे H2 प्लस I2। हम अगर रिएक्शन करा रहे हैं हमको मिलता है 2HI। ठीक। अब होता क्या है कि जब ये, एक सेकेंड, H2 प्लस I2, ठीक है, होता क्या है जब आपका रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा होता है, तो आफ्टर सम टाइम रिएक्शन आपका बंद हो जाता है। ठीक है। अब देखो, ध्यान देने वाली बात क्या है यहाँ पे कि केमिकल इक्विलिब्रियम की जब हम बात करते हैं तो ऐसा रिएक्शन जो इक्विलिब्रियम प्रोसेस में हो रहा हो या इक्विलिब्रियम पे चल रहा हो, ए रिएक्शन which is in इक्विलिब्रियम। ठीक। अभी इक्विलिब्रियम का मेन मतलब क्या है? तो एक ऐसा कंडीशन है जहां पे हमको रिएक्शन बंद होते हुए दिखता है, जहां पे हम कह सकते हैं कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना बंद हो गया। ठीक, रिएक्शन स्टॉप हो गया, तो उस चीज को हम यहाँ पे इक्विलिब्रियम कहेंगे। डेफिनेशन क्या हो जाएगा? द इक्विलिब्रियम अचीव्ड एक सेकेंड, तो the equilibrium achieved in a chemical reaction is called chemical equilibrium। अब देखो, इक्विलिब्रियम की हम बात कर रहे हैं तो इक्विलिब्रियम जो है वो दो तरीके का होता है। ठीक है, दो तरीके का कैसा? तो एक तो आपका फिजिकल इक्विलिब्रियम हम कह सकते हैं। ठीक है, और एक जो हम बात कर रहे हैं केमिकल की, जिसको हमको पढ़ना है। ठीक। अब इस जगह पे केमिकल इक्विलिब्रियम दो टाइप के होते हैं, एक होता है स्टैटिक और एक होता है डायनामिक। तो स्टैटिक वैसे इक्विलिब्रियम है जो चलते फिरते हमको नहीं दिखता, लेकिन और डायनामिक वैसे इक्विलिब्रियम है जो मोशन में रहता है लेकिन फिर भी इक्विलिब्रियम में रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो केमिकल रिएक्शंस हैं ये ज़्यादातर हमको डायनामिक इक्विलिब्रियम हम इसको कहते हैं। ठीक है, तो
केमिकल इक्विलिब्रियम की सबसे बड़ी बात क्या है कि आपके पास एक क्लोज्ड बॉक्स होना चाहिए, चाहे तो क्लोज्ड कंटेनर होना चाहिए या यूं कह ले तो क्लोज्ड वेसल होना चाहिए। ठीक है, अभी क्लोज्ड वेसल में जब कोई भी रिएक्शन हमारा चलता है, ठीक, तो होता क्या है कि थोड़ी देर के बाद वो रिएक्शन स्टॉप हो जाता है। जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, ये एक क्लोज्ड वेसल है। अब इस वेसल में मैं क्या करता हूँ, पानी को गर्म करता हूँ। ठीक, पानी किस फॉर्म में है हमारे पास, लिक्विड के फॉर्म में। जब इसको गर्म करेंगे तो क्या होगा कि ये जो पानी है ये गर्म होने के बाद गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, या यूं कहे तो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये वेपर में कन्वर्ट होना चालू हो जाएगा। अब चूंकि हमारे पास ये क्लोज्ड वेसल है, तो क्लोज्ड वेसल के होने से क्या होगा कि जो गैसेस यहाँ कन्वर्ट हो रहे हैं, तो गैस का कुछ ना कुछ तो प्रेशर बनेगा अंदर, वेसल के अंदर कुछ ना कुछ प्रेशर पक्का बनेगा। अब जब प्रेशर क्रिएट होता है, ठीक है, जब प्रेशर क्रिएट होता है उसको हम क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर। क्यों, क्योंकि तो यह वेपर के वजह से बन रहा है, इसलिए इसे हम कहेंगे वेपर प्रेशर। ठीक, अब देखो यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज क्या है, तो जो वेपर प्रेशर क्रिएट हुआ है, ये प्रेशर क्या कहाँ मिलेगा, नीचे की तरफ हमको प्रेशर दिखेगा। किसके ऊपर, तो लिक्विड के सरफेस के ऊपर हमको ये प्रेशर देखने को मिलता है। ठीक है, लिक्विड के सरफेस के ऊपर हमको प्रेशर देखने को मिलेगा। अब हम यहाँ पे जब इसको हीट सप्लाई कर रहे हैं और हीट सप्लाई कर रहे हैं, तो होता क्या है कि ये प्रेशर जो यहाँ पे हमको दिख रहा है, ये वेपर प्रेशर जो हमको दिख रहा है, ये वेपर प्रेशर लिक्विड को और वेपराइज होने में रोकता है। ठीक है, ताकि लिक्विड और ज्यादा वेपराइज ना हो सके, एक डाउनवर्ड प्रेशर लगता है, और जिसके बाद हमको क्या लगता है कि ये रिएक्शन रुक गया है। तो H2O लिक्विड से कन्वर्ट हो रहा है किसमें, वेपर में। ठीक है, तो हमको यहाँ क्या दिखता है कि लिक्विड और गैस दोनों का रिएक्शन बंद हो गया है। इसी चीज को हम कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। क्लियर है यहाँ पे सबको? पॉइंट क्लियर है? ठीक है, तो इसी चीज का हम दूसरा एग्जांपल भी देख सकते हैं। इसे देखिए, क्लोज्ड कंटेनर है जिसमें हमने कैल्शियम कार्बोनेट ले लिया, CaCO3 सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, इसे जब हीट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। CO2 किस फॉर्म में है, तो गैस के फॉर्म में, और कैल्शियम ऑक्साइड जो हमको मिला है वो किस फॉर्म में है, सॉलिड के फॉर्म में। ठीक है, तो देखो एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पे कि जो वेसल है वो मेरा क्लोज होना चाहिए। ठीक है, क्लोज्ड वेसल होने का मतलब क्या है कि जो भी यहाँ पे गैसेस बन रहे हैं, ठीक, जो भी गैस यहाँ बनेगा, जैसे यहाँ पे ये जो CO2 है ये आपका गैस है, तो जैसे जैसे गैस बनेगा इस गैस का कुछ ना कुछ प्रेशर हमको दिखेगा, उस प्रेशर को हम कहेंगे वेपर प्रेशर। ठीक है, उसको हम कहेंगे वेपर प्रेशर। अब यहाँ पे भी सेम कंडीशन अराइज होता है कि जब वेपर प्रेशर क्रिएट हो रहा है, तो वेपर प्रेशर क्रिएट होने के बाद क्या होगा कि हमको थोड़ी देर के बाद वो रिएक्शन बंद होता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो CaCO3 ये किस ब्रेक होगा, किसमें, CaO प्लस CO2 गैस में। देखो गैस के लिए हम लोग हमेशा अपवर्ड एरो देते हैं। ठीक है, तो इस जगह पे वेपर प्रेशर किसका है, CO2 का। ठीक, ये क्या करेगा, वेपर प्रेशर क्या करेगा यहाँ पे, तो हमको वापस से डाउनवर्ड प्रेशर लगाएगा, क्योंकि गैस है तो ऊपर की ओर तो ये जा नहीं सकता। ठीक है,
ऊपर से ढक्कन आपका बंद है तो ये क्या करेगा, नीचे की ओर प्रेशर लगाएगा। तो कुछ समय के बाद हमको क्या दिखता है कि जो मेरा रिएक्शन है वो रिएक्शन किस में चला गया, तो इक्विलिब्रियम में चला गया। रिएक्शन मेरा इक्विलिब्रियम में चला गया, ठीक। और इस इक्विलिब्रियम को हम क्या कहेंगे, तो केमिकल इक्विलिब्रियम। क्यों? क्योंकि क्योंकि यहाँ केमिकल रिएक्शन हो रहा है, इस वजह से इसको कहेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, और इसी चीज को हम डायनामिक इक्विलिब्रियम भी कहते हैं। ठीक है, ये आपका एग्जांपल नंबर 2। देखो मैं आपको जो नोट्स दूंगा उसमें आप ये ड्राइंग्स वगैरह भी यूज करेंगे, ठीक। ड्राइंग्स मैं आपको रेगुलर बोलता हूँ, ड्राइंग को बनाना चाहिए, उससे नंबर बढ़ता है। क्लियर है पॉइंट? देखो आप एग्जाम्पल कुछ भी दिखा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई जरूरी नहीं कि जो मैंने लिखा है वही एग्जाम्पल आपको दिखाना है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज, केमिकल इक्विलिब्रियम इज केमिकल equilibrium is dynamic in nature। ठीक है, डायनामिक कहने का मतलब है कि ये जो रिएक्शंस हैं ये चलते रहते हैं, ठीक है, इसीलिए इसे डायनामिक कहा जाता है। अगर ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम क्या बोलते हैं, रुके हुए टर्म में होता, अगर स्टैटिक फॉर्म में होता तो इसे हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। चूंकि रिएक्शंस हैं, रिएक्शन कभी रुकते नहीं, इस वजह से इसे डायनामिक कहा जाता है। ठीक, देन इसका नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, केमिकल इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव्ड। देखो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये दोनों कैन बी अचीव्ड फ्रॉम आइदर साइड, फ्रॉम आइदर साइड। ठीक, अभी ये फ्रॉम आइदर साइड का मतलब क्या है, तो मैंने आपको रिएक्शन क्या लिखा था, CaCO3, ठीक, किस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में। उसके बाद हमने दो एरो इस तरीके से दिया था, दो हाफ एरो, इसको लिखे CaO सॉलिड फॉर्म में प्लस CO2 गैस के फॉर्म में। ठीक है, तो आइदर साइड का मतलब क्या है कि जो इक्विलिब्रियम है वो इक्विलिब्रियम आपका इधर से इधर की ओर भी जा सकता है और इधर से इधर की ओर भी जा सकता है। इसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव्ड फ्रॉम आइदर साइड। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इक्विलिब्रियम फ्रॉम रिएक्टेंट साइड और यहाँ पे इक्विलिब्रियम फ्रॉम प्रोडक्ट साइड। ठीक है, ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है और इसी वजह से यहाँ पे जो एरो दिया जाता है वो ये डबल एरो दिया जाता है। क्लियर है ये पॉइंट? पॉइंट क्लियर है? इक्विलिब्रियम क्लियर है आपको पॉइंट? बाकी आलोक, संदीप, चलिए हम लोग एक ग्राफ देख लेते हैं। सिंपल सा ग्राफ है लेकिन इंपॉर्टेंट ग्राफ है, उस चीज को देखते हैं और समझते हैं। कंसीडर ए जनरल रिएक्शन। ठीक है, कोई भी हम एक जनरल रिएक्शन लेते हैं, A प्लस बी, ये हमको बना के देगा C प्लस डी। ठीक है, A प्लस बी हमारा रिएक्टेंट है और C प्लस डी हमारा प्रोडक्ट है। दिस इज रिएक्टेंट और दिस इज प्रोडक्ट। ठीक है, अब
मैं एक नया टर्म यूज कर रहा हूं, दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन, ये मेरे ख्याल से नया नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसको आपने 12th में पढ़ा है। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन, अभी आप बता सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है या क्या हो सकता है? यहाँ पे कौन बताएगा रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? अगर नहीं पता है तो नो लिखिए, पता है तो बताइए। कंचन को नहीं मालूम, आलोक और संदीप। देखिए, ट्वेल्थ में हमने एक चैप्टर पढ़ा है, केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स। अभी काइनेटिक्स का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे हम काइनेटिक्स की बात करते हैं मोशन के लिए। ठीक है, उसके बाद डायनामिक्स जो वर्ड है, या यूं कहे तो हमने अभी डायनामिक वर्ड देखा। डायनामिक का जो मतलब होता है, ये भी मोशन के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, अब रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या है, तो रेट यहाँ पे बेसिकली वेलोसिटी के लिए हम बात करते हैं, या फिर कह ले तो स्पीड के लिए बात करते हैं। ठीक है, वेलोसिटी कह लो चाहे स्पीड कह लो, ठीक है, यहाँ पे दोनों एक ही चीज कहलाता है। अब रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या है कि द स्पीड एट विच द रिएक्शन प्रोसीड्स। ठीक है, इसका सिंपल से भाषा में अगर कहूँ तो द स्पीड एट विच द रिएक्शन प्रोसीड। ठीक है, मतलब रिएक्शन के चलने की स्पीड क्या है, रिएक्शन के चलने का कितने समय में कितना रिएक्शन आपका होगा। ठीक है, तो जो हम ग्राफ बनाएंगे वो ग्राफ कैसे, किससे किसके बीच बनना चाहिए? एक तरफ हमारा टाइम आ जाएगा और एक तरफ हमारा रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगा। ठीक है, तो जो ग्राफ है ये ग्राफ इन दोनों के बीच में बनना चाहिए। अब देखो, अब रेट ऑफ रिएक्शन की अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं, तो हमारे लिए सबसे पहले क्या आ जाएगा, तो सबसे पहले हम रिएक्टेंट का बात करेंगे। ठीक, अब देखो एक चीज, इस टाइम स्टैम्प को ढंग से समझिएगा। ये टाइम स्टैम्प जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, ये काफी इंपॉर्टेंट है और आपको खुद रिएक्शन लिखने या समझने में मदद करेगा। जैसे ए प्लस बी, ठीक, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, ये कन्वर्ट हो रहा है आपका सी प्लस डी में। ठीक है, अब हम कह सकते हैं, इसको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ टाइम स्टैम्प। ठीक है, तो जब t आपका जीरो है, t आपका जीरो कहने का, एक सेकंड ये थोड़ा, जब t आपका जीरो है, ठीक है, t जीरो कहने का मतलब है कि यहाँ पे रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ। अगर रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है तो हम कह सकते हैं कि जो रिएक्टेंट है वो कितना होना चाहिए हमारे पास, 100%, और जो मेरा प्रोडक्ट है वो कितना होना चाहिए हमारे पास, 0%। तो t बराबर जीरो, तो यहाँ पे इस ग्राफ में t बराबर जीरो कहाँ पे आएगा, वो आएगा इस जगह पे। ठीक है, तो t बराबर जीरो, इसका मतलब है कि रिएक्टेंट मेरा किस कंडीशन में है, तो मैक्सिमम कंडीशन में है। रिएक्टेंट यहाँ पे सबसे ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, देखो रेट ऑफ रिएक्शन, जहाँ पे हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखे हैं, ठीक है, इस रेट ऑफ रिएक्शन हमको बतलाता है कि मेरा रिएक्टेंट कितना है। तो इस कंडीशन में जब t बराबर जीरो होगा
तो रिएक्टेंट कितना होगा मेरे पास, मैक्सिमम होगा। ठीक है, रिएक्टेंट मेरे पास कितना होगा, तो मैक्सिमम होगा। ठीक, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं A+B। ठीक, अब जब A+B वहां मैक्सिमम है तो यहाँ पे जो t बराबर 0 है, यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, C+D। और C+D कितना होना चाहिए, मिनिमम। मिनिमम यहाँ कितना है, तो 0 आपको दिया हो गया है। ठीक है, तो इस तरीके से हम दोनों के बीच का ग्राफ को प्लॉट करेंगे। अब देखो t बराबर मान लो 1 सेकेंड। देखिए एग्जाम में आप टाइम स्टैम्प कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ 1 सेकेंड लिया है, आप 10 सेकेंड ले सकते हो, तो आप 1 घंटा भी ले सकते हो, कुछ भी आप ले सकते हो। ठीक है, ये सिर्फ एक समझने का एक तरीका है। मान लीजिए t बराबर 1 सेकेंड है और 1 सेकेंड पे जो रिएक्टेंट है वो कन्वर्ट होता है किसमें, 90%। ठीक है, तो अगर रिएक्टेंट 90% है तो जाहिर सी बात है प्रोडक्ट कितना हो जाना चाहिए, प्रोडक्ट हो जाएगा आपका 10%। ठीक, अगर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की बात करें तो मास ना ही खत्म हो सकता है ना ही अपने आप बढ़ सकता है। ठीक है, कैन नाइदर बी डिस्ट्रॉयड कैन नॉट बी मेड। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या देखेंगे, जब टी मेरा 1 सेकेंड है तो रिएक्टेंट कितना हो गया, 90%, मतलब रिएक्टेंट घटा है। ठीक, और मेरा जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट यहाँ पे बढ़ा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से रिएक्टेंट को घटाएंगे नीचे की ओर। ठीक, और यहाँ से प्रोडक्ट को हम बढ़ाएंगे ऊपर की ओर। ठीक, इस तरीके से फिर जब मेरे पास मान लीजिए t बराबर हो जाए 2 सेकेंड। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 80%। ये टाइम स्टैम्प मैं सिर्फ समझने के लिए बना रहा हूँ, ऐसा नहीं मत समझ लेना कि हर रिएक्शन ऐसे ही चलता है। ठीक है, तो रिएक्टेंट कितना हो जाएगा, 20%। मतलब 10% घट रहा है और 10% हम बढ़ा रहे हैं। तो मेरा जो रिएक्टेंट है वो रिएक्टेंट क्या होगा, धीरे धीरे घटना चालू हो जाएगा और इस तरीके से मेरा प्रोडक्ट बढ़ना चालू हो जाएगा। ठीक, अब देखो इक्विलिब्रियम की हम जब बात करते हैं, ठीक है, जब इक्विलिब्रियम का बात हो रहा हो तो वहां पे क्या होता है कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है और एक ऐसा समय आता है, ठीक है, मान लीजिए ये जो टाइम है, टाइम जब हम धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, तो टाइम बराबर जब 10 सेकेंड हो, ठीक, जब टाइम बराबर 10 सेकेंड हो जाए तो उस कंडीशन में मान लीजिए ये बचता है 40% और ये बचता है आपका 60%। ठीक, और हम क्या कहते हैं कि जो मेरा रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम में चला गया। ठीक है, मान लीजिए हमने कह दिया कि जो मेरा रिएक्शन है वो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में चला गया। तो इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड। ठीक है, इक्विलिब्रियम हमने कहा कि इक्विलिब्रियम रिएक्शन में आ चुका है। तो उसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये है कि जो रिएक्टेंट है और जो प्रोडक्ट है वो एक स्ट्रेट लाइन में कंटिन्यूअस चल रहे हैं। ठीक है, कंटिन्यूअस कहने का मतलब है कि ना ही रिएक्टेंट घट रहा है ना ही प्रोडक्ट हमारा बढ़ रहा है। तो इसी चीज को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम इन अ केमिकल रिएक्शन। तो ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये जो पॉइंट है इसको हम कहेंगे इक्विलिब्रियम पॉइंट। दिस इज नोन एज इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक, उसके बाद यहाँ पे ये जो लाइन हमको दिखाता है ये हमको बतलाता है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, या यूं कहे तो फॉरवर्ड रिएक्शन कह लीजिए सिंपली फिलहाल। फॉरवर्ड रिएक्शन कहने का मतलब है जहां पे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। ठीक है, फॉरवर्ड रिएक्टेंट, सॉरी रिएक्टेंट होगा, फॉरवर्ड रिएक्टेंट। ये इधर क्या है,
फॉरवर्ड फॉरवर्ड रिएक्शन। ठीक है, उसी तरीके से ये जो नीचे का लाइन है इसको हम कहेंगे बैकवर्ड रिएक्शन। बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, ठीक। देखो वापस से समझा रहा हूँ, ध्यान से देखिए, ग्राफ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये ग्राफ काफी जगह हमको देखने को मिलता है। देखो सबसे पहला यहाँ पे क्या है, तो मेरे पास A प्लस बी एक रिएक्शन है जो रिएक्टेंट है जो कन्वर्ट हो रहा है हमारा C प्लस डी में। ठीक है, इसका हम बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन की। तो रेट ऑफ रिएक्शन हमको क्या बतलाता है कि जो ये रिएक्शन है वो किस स्पीड से चल रहा है, मतलब रिएक्टेंट के घटने का स्पीड और प्रोडक्ट के बढ़ने का स्पीड। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। अब टाइम स्टैम्प की हम बात करें तो टाइम स्टैम्प हमको बतलाता है कि कितने समय में रिएक्टेंट कितना घट रहा है और कितने समय में प्रोडक्ट कितना बढ़ रहा है। तो जब t बराबर 0 सेकेंड है, ठीक है, t बराबर जब 0 सेकेंड है तो हम कहेंगे क्या कि उस टाइम पे मेरा रिएक्शन चालू नहीं हुआ है और जो रिएक्टेंट है उसकी क्वांटिटी कितनी है, तो 100%, मतलब मैक्सिमम क्वांटिटी है। इस मैक्सिमम क्वांटिटी को हम यहाँ ग्राफ में दिखा लेंगे, a प्लस बी को। ठीक है, ग्राफ में दिखा लिए। उसके बाद c प्लस डी कितना होगा, 0%। तो c प्लस डी को हमने 0 टाइम पे दिखाया है, मतलब टाइम स्टैम्प कितना है मेरा 0, तो वहां पे ये मिनिमम होगा, मतलब कितना होना चाहिए, तो 0% होना चाहिए। जब t बराबर 1 सेकेंड है तो मान लीजिए कि रिएक्टेंट आपका घट के कितना आता है, तो 90% पे चला आया। तो अगर रिएक्टेंट 90% पे आता है, अगर रिएक्टेंट 90% पे चला आता है तो मेरा प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 10%। ठीक, उसी तरीके से जब हम 2 सेकंड की बात करें, टाइम अगर 2 सेकंड है तो रिएक्टेंट मेरा कितना हो गया 80%, तो प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 20%। जब t बराबर 10 सेकंड होता है, मान लो 2 सेकंड के बाद 3 4 5 6 सब आगे बढ़ते चले जाएं, बढ़ते बढ़ते हम कहाँ पे चले आते हैं, t बराबर 10 सेकंड और रिएक्टेंट कितना हो जाए मेरा 40%। ठीक, तो अगर रिएक्टेंट 40% है तो प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, 60% होना चाहिए। और हम कह लेते हैं कि वहां पे मेरा इक्विलिब्रियम आ गया है। ठीक, तो इक्विलिब्रियम आ गया है मतलब वो एक ऐसा पॉइंट है जहां पर रिएक्शन हमको चलना बंद हो जाता है। हम कहते हैं कि रिएक्शन अब रुक चुका है। तो ये वो कंडीशन है इक्विलिब्रियम पॉइंट इस रिएक्शन में, और हम क्या कहते हैं कि यहाँ पे रिएक्टेंट मेरा बंद हो गया। अब एक चीज ध्यान से सुनिए कि देखो ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन हमको क्या बतलाता है कि रिएक्शन कंटिन्यूअसली चल रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई भी ना ही एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बन रहा है और ना ही रिएक्टेंट एक्स्ट्रा घट रहा है। ठीक है, यहाँ रिएक्शन भले हो रहा है लेकिन यहाँ पे कोई भी नया प्रोडक्ट नहीं बन रहा। C प्लस डी 60% का 60% ही रहता है और A प्लस बी 40% का 40% ही रहेगा। ठीक है, इसीलिए इसको एक स्ट्रेट लाइन से दिखाया जाता है, मतलब जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे रिएक्शन के रेट में कोई भी बदलाव नहीं हो रहा है। ठीक है, और ये जो ग्राफ है ये हमको बतलाता है फॉरवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन भी आप कह सकते हो, या फिर रेट ऑफ डिक्रीमेंट ऑफ द रिएक्टेंट। ठीक है, मैं इसको लिख दे रहा हूं यहाँ पे, रेट ऑफ डिक्रीमेंट ऑफ रिएक्शन। कलर चेंज कर देता हूं, इसको हम लिख सकते हैं रेट ऑफ डिक्रीमेंट ऑफ रिएक्टेंट, और इसमें हम लिखेंगे रेट ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ रिएक्ट प्रोडक्ट, रेट ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे केमिकल इक्विलिब्रियम ग्राफ में समझ सकते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे?
क्लियर है? पॉइंट क्लियर है? कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। ठीक, ठीक है। अभी देखो मैं आपको नोट्स दूंगा, नोट्स में आप ये बोर्ड भी रिफर करोगे, ठीक है? बोर्ड रिफर करने करोगे और तब लिखोगे आप। ऐसा नहीं कि खाली नोट से लिख लिए या खाली बोर्ड से लिख लिए, ठीक है? क्योंकि पेज भरने के लिए हमको कुछ ना कुछ तो चाहिए ना। ठीक है, आज मैं क्लास यहीं पर रखता हूँ, क्योंकि नोट्स आपको जो दूंगा उसमें 1 2 3 4 5 6 पेज है, ठीक है? 6 पेज आप लिख लो। और देखो बोर्ड और मेरा कॉपी का नोट्स दोनों मिला के आप लिखेंगे, ठीक है? और एक बार चेक पक्का करा लोगे, चेक कराएंगे उसको आप पीडीएफ में जमा करोगे। ये है कि मेरे फोन में, मेरे व्हाट्सएप में भेजोगे, ठीक है? ताकि मैं चेक कर सकूं। ठीक है, सबको बोल दे रहे एक बार चेक पक्का करा लोगे नोट्स, ठीक है? क्लास यहीं तक रखता हूँ। कोई डाउट है आज के क्लास में?